वेलकम करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट पे एंड थैंक यू सो मच ये इनिशिएटिव लेने के लिए, ताकि हम हमारे ऑडियंस, हमारे फेलो कलीग्स डेंटिस्ट जो है उनको सबसे ज़्यादा अवेयर कर सके रिलेटेड टू ऑर्थोडोंटिस्ट, क्या है एक ऑर्थोडोंटिस्ट करता है, तो उस हिसाब से हम इस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आज हमारे साथ है डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयूसी डेंटल केयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड को फाउंडर ऑफ 32 दांतों की सेवा। हेलो सर। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक ब्रीफ हिस्ट्री, वाई ब्रेसेस, वाई ये जो एक फील्ड शुरू हुई है डेंटल में, सिंस यू कैन से अबाउट इट कि क्यों शुरुआत हुई और अभी इतनी अवेयरनेस क्यों बढ़ते जा रही है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो बेसिकली शुरुआत इसी से हुई थी कि लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वो देखने में बुरा लगता है। ठीक है, उस टाइम पे फंक्शन क्या है कि वो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उसके कारण आप अच्छे से चबा भी नहीं पा रहे हो, वो इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। बट आज के टाइम में अब इंस्टाग्राम का ज़माना बोलते हैं हम, रील्स का ज़माना है, लोग सेल्फी लेते हैं। ठीक है, तो दे वांट टू लुक गुड। ठीक है, तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसका परसेप्शन यही होता है कि मुझे स्माइल अच्छी करनी है अपनी। उसको ये नहीं समझ आता कि अगर मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उससे मेरी केरीज बढ़ रही हैं। ठीक है, उससे मैं अच्छे से खाना नहीं चबा पा रहा हूँ, उससे टीएमजे के इश्यूज हो रहे हैं मुझे। वो इन कारणों से बहुत कम आता है हमारे पास। बट मेजर रीज़न क्या है कि पेशेंट चाहता है कि उसकी स्माइल बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, उससे स्माइल अच्छी होने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जिस तरह हम अच्छे कपड़े डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हमें वी आर लुकिंग गुड। ठीक है, तो पेशेंट्स की ये रहती है कि हमारी स्माइल अच्छी होगी तो हम सोशली बेटर बिहेव कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू जब हमारी स्माइल अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस कारण ये फील्ड आज के टाइम में बहुत ग्रो कर रही है। ओके, पर कहीं ना कहीं जब ये शुरुआत हुआ था, ब्रेसिस का जो कंसेप्ट आया था, तो डेंटिस्ट ने ये शुरुआत कॉस्मेटिक पर्पस के थ्रू ही स्टार्ट की थी कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पहले इट वाज मोर ऑफ साइंटिफिक अप्रोच? जो डेंटिस्ट थे उनके माइंड में फंक्शन ही था। ओके। ठीक है, उनके माइंड में ये नहीं था कि हमें पेशेंट को सुंदर दिखाना है, क्योंकि उस टाइम पे एस्थेटिक्स इतनी बड़ी ब्रांच नहीं थी जो आज हो चुकी है। बट अब क्या है कि सब कुछ एस्थेटिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, पहले तो फंक्शन ही था, बट अब हम पेशेंट को ये समझाते हैं कि दोनों चीज़ें हैं, फंक्शन भी ठीक कर रहे हैं, साथ साथ आपके एस्थेटिक्स को भी बेटर करना है हमने। ओके, तो कहीं ना कहीं हमको अभी और उस लेवल पे जाना चाहिए कि पेशेंट ज़्यादातर फंक्शन के रीज़न से आए। बिल्कुल, ये अवेयरनेस अभी बहुत ज़रूरी है पेशेंट के अंदर लेके आनी, कि अगर आपके दांत टेढ़े हैं तो सुंदर दिखने के अलावा और बहुत चीज़ें होती हैं जिसको हमें ठीक करना है। अब इसका इशू क्या आता है, जिस तरह मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ किसी पेशेंट का, तो 6 महीने में आगे के दांत बड़े अच्छे हो गए पेशेंट के, तो पेशेंट को तो होता है कि ट्रीटमेंट खत्म हो जाना चाहिए मेरा अभी। ठीक है, उसको ये नहीं समझ आता कि हम पीछे ऑक्लूजन भी ठीक कर रहे हैं। राइट। ठीक है, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता, तो हमें वो चीज़ पेशेंट को समझानी ज़रूरी है, वो अवेयरनेस लानी ज़रूरी है पेशेंट के अंदर। ओके, पर तो ये काम जो अभी की रिसेंट अलाइनर कंपनीज है जो एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा जा रही है, तो उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है ना, कि अपार्ट फ्रॉम कॉस्मेटिक आप इस पे भी ध्यान दो कि दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बिल्कुल, अब एस्पेक्ट। अलाइनर कंपनीज जो हैं वो अपनी मार्केटिंग में सिर्फ एक एस्थेटिक्स दिखाती हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, सेकंड चीज़, वो अलाइनर कंपनीज D2C प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब उसमें एक बहुत बड़ा इशू क्या आता है कि हर केस ऑर्थोडोंटिक्स से अलाइनर से ट्रीट नहीं हो सकता। ओके। ठीक है, ये बात कोई नहीं बताएगा किसी को। ठीक है, वो तो कहेंगे कि हम हर तरह का केस ट्रीट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बराबर। 90% ऑफ केसेस जो फेल होते हैं अलाइनर्स के कारण, वो इसका रीज़न क्या होता है कि हमने केस सिलेक्शन नहीं करी अच्छे से। ओके। ठीक है, जब हमारी केस सिलेक्शन पुअर है तो हम स्टार्टिंग से ही खराब करते जा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण अगर आप आज भी बैठेंगे, गूगल करेंगे किसी भी कंपनी का जो D2C अलाइनर्स दे रही हैं, एन नंबर ऑफ केसेस हैं उनके अगेंस्ट। क्योंकि आप पेशेंट की एक तो ये नहीं समझ पाए कि पेशेंट चाह क्या रहा है आपसे, चीफ कंप्लेंट क्या है। जब हम हिस्ट्री लेना सीखते थे, सबसे पहले हमें क्या सिखाते थे, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट समझो, कि उसको क्या चाहिए, क्या आपके अलाइनर्स वो कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। राइट। ठीक है, वो कोई नहीं देखता। ठीक है, बस ये देखते हैं कि हाँ हम दांत सीधे कर देंगे, कैसे करेंगे वो किसी को नहीं पता। तो इसलिए D2C अलाइनर्स के हम बहुत अगेंस्ट रहते हैं। ठीक है, लोग हमें कहते हैं कि आप ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, आप अपनी फील्ड के बारे में सोच रहे हैं सिर्फ इसलिए आप D2C अलाइनर के अगेंस्ट हैं, बट ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। मोस्टली अलाइनर्स जो होते हैं वो IPR बेस्ड होते हैं, मतलब कि हम स्पेस बनाने के लिए दांतों को साइड से स्लाइस करते हैं। अब कोई भी अलाइनर कंपनी स्टार्टिंग से पहले पेशेंट का OPG, एक्सरे, कोई IOP कुछ नहीं देख रही है, तो आप IPR कैसे बता सकते हो कि इतनी कर दो। ठीक है, अब मानो एक पेशेंट है, उसकी 1 mm की एनामल थिकनेस है फॉर एग्जांपल, अगर आपने उसमें 0.75 mm की IPR एडवाइस कर दी,
या 1 mm की IPR एडवाइस कर दी तो उसका एनामल तो पूरा चला गया, चला गया। ठीक है, उसको सेंसिटिविटी हो जाएगी, केरीज बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। ये चीज़ कोई नहीं ध्यान दे रहा, इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्थोडोंटिस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है उस केस में, टू सी कि क्या ट्रीटमेंट प्लान सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, राइट। ठीक है। आप कंज्यूमर के घर पे जाके लाइनर बना के दे दोगे, क्या वो डाल रहा है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है, ये सब कौन देखेगा? कोई भी नहीं देख रहा है, बराबर। ठीक है। इसी कारण ये फेलियर हो रहा है इसके अंदर। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वही हो रहा है कि आप कोई चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक वे में पर्पस में देख रहे हो कि ये करना है, पर उसका जो इटियोलॉजी फैक्टर है कि अंडरलाइंग रीज़न आप ना ही उसको सॉल्व कर रहे हो और ऐसे ही आगे बिल्कुल, बढ़ रहे हम हो। वो वहाँ किसी को समझ ही नहीं आएगा कि अंडरलाइन कॉज भी देखना है, ठीक है। एक टेक्नीशियन जा रहा है पेशेंट के घर पे, स्कैन करके आ रहा है। अच्छा, वो टेक्नीशियन नहीं होता है? मोस्टली टेक्नीशियन होते हैं, कुछ कंपनीज ने अब जनरल डेंटिस्ट को भी हायर कर लिया है, ठीक है ना, बट स्टिल उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है। देखो, मैंने BDS करी है, फिर MDS करी है, ठीक है। BDS में मुझे इतना ट्रेन नहीं किया गया था कि मैं इटियोलॉजिकल फैक्टर को भी देख पाऊँ, जो मुझे MDS में जाके ट्रेनिंग मिली है, ठीक है ना। वो जितने भी अच्छे से इंस्टीट्यूट से भी कर लेंगे, उतनी ट्रेनिंग BDS करिकुलम में नहीं दी जाती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो वो कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक MDS ऑर्थोडोंटिस्ट की होना ज़रूरी है, सही बात है। ठीक है। इसलिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिल्कुल गलत कंसेप्ट है अलाइनर्स का। आप अभी भी एज अ ऑर्थोडोंटिस्ट जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस हैं और जो अलाइनर्स हैं, तो उसमें जैसे आपने मुझे मेंशन किया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सी चीज़ किस पेशेंट के लिए, रेदर देन एडवाइजिंग और पुटिंग इट डायरेक्टली ऑन पेशेंट फोर्सफुली कि नहीं आप अलाइनर्स ही करो, वो चीज़ गलत है। पहले अगर वो लगता है कि ये केस अच्छे ब्रेसेस का है तो आप उस तरफ उसको बिल्कुल ले जाओ। अलाइनर्स, सेकेंडली एक चीज़ जो अलाइनर्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डेटा है जो दिखाता है कि अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स बहुत बढ़ रहा है अब आजकल, ठीक है। इंडिया में भी, US में, सब जगह पर अडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अवेयर होते जा रहे हैं अपनी दांतों को लेके। तो उन केसेस में भी आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर आपके ब्रेसेस बेटर काम कर रहे हैं, कहाँ पर आपके अलाइनर्स बेटर काम कर रहे हैं, ओके। पेशेंट शायद आपको अलाइनर की तरफ, शायद पेशेंट भी पुश करने की कोशिश करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है टू रिमूव इट एंड सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल भी हैम्पर नहीं हो रही है। अगर आप 30 साल के हो और आप ब्रेसेस लगवा लोगे, अपने ऑफिस में जाओगे, सब पूछेंगे कि ये क्यों कराया, ये क्यों कराया, क्या कराया, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ठीक है। आप अलाइनर डालोगे तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इतने नहीं पता चलते हैं। बट ये आपकी ड्यूटी है कि पेशेंट को समझाना कि यार ये केस अलाइनर से नहीं अच्छा होगा, ठीक है। जिस तरह से किसी के दांत बहुत बाहर हैं, उस केस में हम 4 दांत निकालते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे, 4 दांत या 2 दांत डिपेंडिंग अपॉन द केस। उन केसेस में अलाइनर्स, ये प्रूवन है कि बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। अच्छा, जिसमें हम स्पेस क्रिएट करते हैं उसमें अलाइनर्स इतना काम नहीं करते, ठीक है। जब हमने भी अलाइनर की ट्रेनिंग ली, सर्टिफिकेशंस ली, तो हमें भी यही बताया जाता था कि जो एक्सट्रैक्शंस केसेस हैं, ठीक है, इसमें 4 प्रीमोलर निकाल रहे हो आप, दे आर नॉट वेरी गुड केसेस फॉर अलाइनर्स, ठीक है। तो आप पेशेंट को समझा सकते हो कि ये ब्रेसेस पे बेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू अलाइनर्स, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर आपका पेशेंट आउट स्टेशन है, ठीक है, कहीं जॉब करता है, फॉर एग्जांपल बैंगलोर में जॉब कर रहा है, वो हर 2 महीने में घर आता है, आप उस केस में ब्रेसेस कम बताओगे उसको, आप उसको अलाइनर की तरफ ज़्यादा समझाओगे अगर वो केस सूटेबल है अलाइनर के, राइट। ठीक है। तो ये केस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ मालक्लूजन नहीं देखनी है, हमें पेशेंट के डेमोग्राफिक्स भी देखनी है, यस। एक चीज़ और है कि इंडिया की मार्केट पेइंग जो कैपेसिटी है वो बाहर की मार्केट से कम है थोड़ी सी, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना कि अगर एक पेशेंट आ रहा है वो लोअर मिडिल क्लास का है या मिडिल क्लास का है, हम उस पर 1 लाख 2 लाख के अलाइनर्स थोपने की कोशिश करें, ठीक है। जो सेम काम 25,000 के ब्रेसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम अपना फ़ायदा ना देखें कि हमें उसमें अच्छा पैसे बच रहे हैं, ठीक है। तो ये देखना भी ज़रूरी है कि पेशेंट का क्या डेमोग्राफिक्स है, क्योंकि एट द एंड ट्रीटमेंट होना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मान लो कि 1 लाख का खर्चा सुन के उसने ट्रीटमेंट नहीं कराई तो फंक्शन वे में वो एक नेगेटिव चीज़, एंड एज अ डेंटिस्ट यू आर फीलिंग। बिल्कुल। तो जब भी हमारे पास भी पेशेंट आता है तो हम उसको बेसिक्स से ब्रेसेस से लेके एंड ऑफ ब्रेसेस तक बताते हैं, सब उसके प्रोज और कॉन्स बताने चाहिए आपको, एंड देन लेट द पेशेंट मेक अ डिसीजन, एंड यू कैन गिव योर ओपिनियन कि व्हिच इज बेटर फॉर यू। आप उसको समझा सकते हो कि ये इसका फ़ायदा है, आपके केस में ये चीज़ अच्छी रहेगी, ठीक है ना। बट पेशेंट को अपनी पॉकेट भी तो देखनी है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप अलाइनर्स पुश करते रहते हो, उसके कारण पेशेंट ट्रीटमेंट ही नहीं कराता। और इंडिया में क्या हो गया डॉक्टर साहब के डिफरेंस, इकोनॉमी जो डिफरेंस है वो बहुत बढ़ गया है। यही चीज़ आप अगर मुंबई जैसे शहर की बात करो तो वहाँ पे कैसा हो गया है कि अलाइनर्स लेना इज़ अ लग्जरी।
उनको ऐसा हो गया छोटा मोटा काम है तो भी मुझे अलाइनर्स पहनना है, क्यों? क्योंकि इट्स अ लग्जरी, मैं 1-1.5-2 लाख की ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। यहाँ पे जैसे अगर आप टायर 2 सिटीज़ की बात करो, अगर आप वहाँ पे 80,000 के ऊपर की आप कॉस्ट भी कोई ट्रीटमेंट बता रहे हो तो वो आपके ऊपर देख के हंस रहा है, मतलब वो कंफ्यूज भी हो रहा है कि इतने का कुछ आता भी है। बिल्कुल। वो हो गया। टायर 2 सिटीज में अभी भी वो अगर कंसेप्ट हम बोलें कि 2 लाख में आप दांत सीधे करा रहे हो तो बोले यार डॉक्टर साहब तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। इतने में तो नए लगवा हाँ, लूंगा। हाँ, सही बात है, इतने में तो आप सारे इम्प्लांट्स लगवा के डेंचर लगवा सही बात लोगे, है, सही बात। ठीक है ना। तो वो एक सिलेक्शन भी ज़रूरी है हमें, ठीक है, कि हम किस पेशेंट को क्या पिच कर सकते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत बार हमारे पास बच्चे आते हैं ये कह के कि मेरे फ्रेंड ने लाइनर लगवाया, मुझे भी लगवाने हैं, ठीक है। बट डॉक्टर तो आप हो ना, आपको समझाना ज़रूरी है कि ये चीज़ सही तुम्हारे लिए सही है या गलत है, ठीक है। आप पेशेंट को नहीं समझा पा रहे हो तो फिर आप कैसे अपनी प्रैक्टिस चलाओगे, ठीक है। तो वो नॉलेज देना पेशेंट को और वो अवेयर करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बराबर। तो ये अभी डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जैसे अलाइनस की जो ट्रीटमेंट कंटिन्यू होती है उसमें आपकी साइड से एज ए डॉक्टर नॉर्मल जनरल पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे टू जो डिसीजन उनको लेना है कि मैं ब्रेसिस के लिए जाऊं या अलाइनस, तो उनके किस पॉइंट्स पे डिसीजन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आप एक डॉक्टर जो ऑर्थोडोंटिस्ट है उनको कंसल्ट कीजिए पहले टू सी कि आपका केस अलाइनर से हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है, कि आपको ये तो नहीं कि सिर्फ थोप दिया गया है कि अलाइनर करा लो, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर आप IPR करवा रहे हो उसके अपने नुकसान हैं, ठीक है, कि क्या आप उतनी हाइजीन मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपकी पॉकेट, क्या वो अलाउ करती है आपको इतना स्पेंड करना, क्योंकि अलाइनर में ऐसा नहीं है कि एक बार अलाइनर बनाया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों को क्या कंसेप्ट है, और ये जो D2C कंपनीज करती भी हैं, ये क्या करती हैं, एक बार स्कैन करेंगे, आपको 20 सेट ऑफ फॉर एग्जांपल अलाइनर्स दे दिए उन्होंने। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उसकी रिफाइनमेंट अलाइनर्स बनवाने पड़ते हैं। अच्छा। वो 20 में वो चेंज नहीं आता जो पेशेंट ने एक्सपेक्ट किया था और जो हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात जो अलाइनर्स में आती है वो है कंप्लायंस। जब आपने ब्रेसेस लगा दिए तो पेशेंट उसको नहीं उतार सकता। आपको अलाइनर 20 से 22 घंटे डालना होता है। अगर आपका पेशेंट उसको 10 घंटे डाल रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपको पेशेंट को ये भी समझाना है कि क्या आप उसको वेयर कर सकते हो, क्या आपके अंदर उतनी टॉलरेंस लेवल है कि आप टाइम पे डालोगे और टाइम पे निकालोगे, ठीक है। और ये तभी हो सकता है अगर पेशेंट मोटिवेटेड है। अगर आपने पेशेंट को कह दिया कि नहीं यार आपके दांत खराब हैं, आपको करा लेना चाहिए, और पेशेंट की खुद की मोटिवेशन नहीं है, तो वो अलाइनर ट्रीटमेंट बहुत चांस है कि फेल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं फिर आपने देखा है कि मान लो कि ट्रीटमेंट अपने सही सिलेक्ट की, सब कुछ सही किया, पर अगर वो पेशेंट जैसे आपने कहा कंप्लायंट नहीं है एंड इफ ही इज़ नॉट गिविंग हिज 100% और रिजल्ट नहीं आया, तो वो ये नहीं करेगा कि मेरी वजह से नहीं आया, वो चार लोगों के पास जाके नेगेटिव यही बोलेगा, अरे अलाइनस से किया और कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल। देखिए, कंप्लायंस जज करने का हमारे पास कोई टूल नहीं है, ठीक है। हर पेशेंट तो आके ये कहेगा कि हाँ जी मैंने तो लगाए थे, ठीक है। आप कैसे जज कर सकते हो कि उसने लगाए थे नहीं लगाए थे, ठीक। कुछ कंपनीज इंडिकेटर्स देती हैं बट वो इतने रिलायबल नहीं होते, ठीक है, 100% नहीं बता पाते वो। अच्छा। इसलिए पेशेंट की मोटिवेशन जज करना आपका काम है, ठीक है। हम OMR में पढ़ते थे ना कि जब पेशेंट चलता हुआ आ रहा है आपके पास, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो क्या है, ठीक है, उसको किस तरह की प्रॉब्लम है, आप देखो कि वो लिम्प तो नहीं कर रहा है। जब हम हिस्ट्री ले रहे हैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए पेशेंट के बारे में, ठीक है। तो जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो, पेशेंट को समझा रहे हो, तो उसकी मोटिवेशन आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है तो अलाइनर ट्रीटमेंट फेल करेगा ही करेगा, ठीक है। वो नहीं लगाएगा तो फिर क्या कर लोगे आप, खत्म है ट्रीटमेंट तो वहाँ पर। सही बात है, सही बात है। ब्रेसिस में डॉक्टर साहब मेन मैंने ये देखा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो कुछ पेशेंट्स होते हैं वो ब्रेकेज एक्सपीरियंस करते हैं, डिबॉन्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एज ए डेंटिस्ट आप कुछ एक एडवाइस दे पाओगे कि क्या, जैसे हम खाने की ना बोलते हैं, हम पेशेंट्स को बोलते हैं ये मत खाओ वो खाओ, बट फिर भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी ये चीज़ होती है, तो वाई? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने इतने साल की प्रैक्टिस में देखा है इस यूज, जब हम कोई गंदा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, सस्ता ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, उतना फ़र्क पड़ता है? बहुत पड़ता है। अच्छा। ठीक है, हमारे टीचर्स कहते थे कि जंग में जा रहे हो शस्त्र तो अच्छे लेके जाओ ना, ओके, ठीक है ना। अगर आप अपने औजार ही अच्छे नहीं लेके जा रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे ब्रेसेस यूज़ कर रहे हो तो पहली काफ़ी हद तक वो कम कर देगा आपकी ब्रेकेजेस को। अच्छा, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मोटिवेशन देनी पड़ेगी आपको पेशेंट को। आप हम बोलते हैं पेशेंट को चॉकलेट मत खाओ यार, अब नहीं हो सकता। अब एक 14 साल का बच्चा चॉकलेट खाएगा ही खाएगा, ठीक है। आप उसको 1-1.5 साल के लिए नहीं रोक सकते चॉकलेट खाने के लिए, तो आपको उसको वे समझाना है,
ठीक है, rather than simply saying कि नो यार चॉकलेट नहीं खानी है तूने, ठीक है, यू टेल हिम द वे कि तू इस तरह से खा सकता है, उसको थोड़ा मेल्ट कर फिर खा ले, क्योंकि वो हार्ड नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अगेन, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को कंप्लायंट बना के रखना, अगेन ब्रेसेस में भी थोड़ी कंप्लायंस तो पेशेंट की भी चाहिए ना हमें, ठीक है, अलाइनर जितनी नहीं चाहिए बट थोड़ी तो चाहिए, ठीक है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पेशेंट को सीधा मना कर देते हैं पिज़्ज़ा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना। अब एक 14-15 साल का बच्चे को कैसे रोक सकते हो बर्गर खाने से? पर जैसे आपने ब्रांड का बताया तो अब मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मेरे पास 2 कंसल्टेंट आते थे, तो एक कंसल्टेंट का नहीं टूटता था और एक कंसल्टेंट के बहुत ज़्यादा रिटर्न पेशेंट्स आते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर होगा। हम भी अपने कंसल्टेंट्स जो हमारे कलीग्स हैं उनको क्या समझाते हैं कि अगर आपका एक ब्रैकेट टूट जाता है, ठीक है, आप जाते हो आते हो, पेट्रोल लगता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, उतना ही पैसा आप एक अच्छे ब्रैकेट में इन्वेस्ट कर दो, उससे आपकी टेंशन कम हो जाएगी, पेशेंट को बेटर रिजल्ट मिलेगा, आपकी कंसल्टेंसी ज़्यादा ग्रो करेगी। सही बात है। ठीक है ना, तो ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर आप 2 या 3 अपॉइंटमेंट्स भी स्पेशली एक डीबॉन्ड करने के लिए अगर आप चले गए हो तो वो इक्वल पड़ जाएगा आपको, ठीक है। व्हाई नॉट टू गिव बेटर थिंग्स टू द पेशेंट, एंड पेशेंट पे कर रहा है आपको, ठीक है। हमारे टीचर हमेशा ये समझाते थे कि वो काम करो जो आप अपने भाई बहन के मुंह में भी कर दोगे, ठीक है। क्या आप अपने पेरेंट्स के मुंह में, अपने भाई बहन के मुंह में वो ब्रेसेस लगाओगे? नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब अल्सर्स वगैरह जो होते हैं वो भी ब्रांड स्पेसिफिक, मतलब ब्रांड से फर्क कुछ हद तक इसका होता है कि अच्छा जो ब्रांड होता है उसका ब्रैकेट बड़ा पॉलिश्ड होता है, अच्छा होता है, उसमें शार्प पॉइंट्स बड़े कम होते हैं, ठीक है। एक आप खराब ब्रैकेट ले लोगे तो उसमें उतना ही शार्प पॉइंट होगा, देखो वो आपको उतनी ही चीज़ देगा जितने आप उसको पैसे दे रहे हो, ठीक है, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हद तक होता है, ठीक है। अच्छे ब्रेसेस से पेशेंट भी कंफर्टेबल होगा और आपकी प्रैक्टिस सच में ग्रो करेगी। अभी मान लो कि एक पेशेंट चल के एक जनरल डेंटिस्ट के पास आ रहा है, इज़ नॉट ऑर्थोडोंटिस्ट, जनरल डेंटिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। पेशेंट को लेमेन टर्म्स में ब्रेसेस, जो हमारे ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस है वो, और जो एक सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस जो अभी आजकल मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं, लेमेन टर्म्स में अगर वो जनरल डेंटिस्ट को पेशेंट को समझाना है द डिफरेंस, तो आप शॉर्ट में कैसे गाइड कर पाओगे? देखो हमें पेशेंट को ये बताना होता है कि बेटर क्या है सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस में, क्यों वो एक्स्ट्रा पैसे दे उस चीज़ के लिए, ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि ये प्रूवन फैक्ट है कि सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस से फास्टर होता है ट्रीटमेंट। ओके, सो यू कैन कोट दिस बिल्कुल टू द पेशेंट कि ये फास्ट डिलीवरी करेगा। दिस हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड रिसर्च, फास्टर होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकंड, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा लॉन्च किया है जिसमें कुछ एक्सट्रैक्शन केसेस जो हैं वो नॉन एक्सट्रैक्शन भी किए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर कुछ केसेस ऐसा नहीं, उसमें अगेन केस सिलेक्शन की बात आ जाएगी, बट हाँ कुछ केसेस ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम ब्रेसेस लगाते हैं उसमें वायर डलती है, उसके ऊपर एक हम इलास्टिक लाइगेचर टाई लगाते हैं, ठीक है। इलास्टिक लाइगेचर टाई से प्लाक फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, बराबर। ठीक है। तो जो ये वाले ब्रेसेस हैं इनमें ओरल हाइजीन इज ऑल्सो बेटर एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ब्रेसेस। ओके, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि कोई जनरल डेंटिस्ट है, उसके वहाँ पे एक पेशेंट आ रहा है, तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक लेमेन पॉइंट्स है जिसको वो बता के एक पेशेंट को बेसिक वे में डिफरेंस समझा सकता है बिटवीन ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस एंड जो सेल्फ लाइगेटिंग अभी जो चल रहा है मार्केट में? जो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस है उनका एक बहुत अच्छा जो एडवांटेज है, और वो प्रूवन फैक्ट है, रिसर्च ने प्रूव किया है कि दे आर फास्टर एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ब्रेसेस, ठीक है। पेशेंट जनरली चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए हमारा ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उनको ये हम पॉइंट बता सकते हैं कि दे आर बेटर इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट टाइम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बहुत कंपनीज अब ऐसी आ गई हैं जिन्होंने अपना ब्रैकेट और वायर इस तरह का बनाया है कि कुछ एक्सट्रैक्शन केसेस जो हैं हम वो नॉन एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। उनकी फिलॉसफी होती है स्लो एक्सपेंशन की, ठीक है। तो उससे कुछ सारे केसेस नहीं, बट हाँ सर्टन केसेस जिसमें पेशेंट भी हेल बेंट है कि नहीं मुझे दांत नहीं निकलवाने क्योंकि उसको इतने ज़्यादा बाहर लग ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप ऑप्शन दे सकते हो कि आप सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस करा सकते हो, जिससे आपकी माल ओक्लूजन भी सॉल्व हो जाएगी और दांत भी नहीं निकलवाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या होती है, जो हम कन्वेंशनल ब्रेसेस यूज़ करते हैं उसमें जब हम ब्रैकेट लगाते हैं, वायर पुटअप करते हैं, तो उसके अराउंड एक लाइगेचर टाई लगाते हैं, इलास्टिक लाइगेचर टाई लगाते हैं हम। तो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस में वो चीज़ नहीं होती। और इलास्टिक लाइगेचर टाई का क्या डिसएडवांटेज है कि उससे एक तो प्लाक अकुमुलेशन ज़्यादा होती है और फ्रिक्शन आती है हमारे सिस्टम में, ठीक है, जिसके कारण हमारा ट्रीटमेंट स्लो हो जाता है, पेशेंट की ओरल हाइजीन मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें सेल्फ लाइगेटिंग की ये 2-3 पॉइंट्स हम बता सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है जो कुछ सिस्टम्स के अंदर है, वो ये कि उनका जो इंटरवल है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन अपॉइंटमेंट के बीच में वो ज़्यादा होता है।
जिस तरह हम कन्वेंशनल ब्रेसेस में पेशेंट को कहते हैं 30 to 45 डेज के बीच में आप हमारे पास आइए, उसमें हम 2 मंथ्स तक भी पेशेंट को रिकॉल नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। सो कहीं ना कहीं वो एक रिपीटेड लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर चालू ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो कर्व है मोशन, जो उनकी फोर्स का, वो इस तरह का होता है कि वो धीरे 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 फोर्स देती है ब्रैकेट में, ठीक है। तो अगर आपका पेशेंट आउट स्टेशन है, जो हम बात कर रहे थे कि जॉब कर रहा है और वो कहता है कि नहीं मुझे ब्रेसेस ही कराने हैं, मुझे अलाइनर्स नहीं कराने हैं, ठीक है, वो 2-3 महीने में एक बार आ सकता है आपके पास, तो उसको आप सेल्फ लाइगेटिंग की ऑप्शन दीजिए। ऐसा है कि मेटल ब्रेसेस से एनी डे, नॉट लाइक अलाइनर्स के आप केस सिलेक्ट करो, बट कोई भी केस के लिए सेल्फ लाइगेटिंग इज बेटर देन मेटल ब्रेसेस इफ द पेशेंट इज अफोर्डेबल। इफ यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है, बट अगर अफोर्डेबल है तो आप उसके लिए पुश बिंदास कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसमें आप कितना भी आप उसको बोलो कि करो यार, अगर पॉसिबल है तो यही चीज़ करो। बिल्कुल, मतलब जो उसका ट्रीटमेंट फिलॉसफी है एक नॉर्मल ब्रेसेस और सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस का सेम ही है, ठीक है। तो अगर आपका पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो एनी केस में जहाँ मेटल ब्रेसेस लगा रहे थे पेशेंट के, वहाँ आप सेल्फ लाइगेटिंग यूज़ कर सकते हो बिना प्रॉब्लम के। राइट राइट, जब ज़्यादा आप सेफ्टी और उसके साथ आप कंफर्ट के साथ जा ही सकते हो तो क्यों बेसिक में जाना है? आपको पेशेंट को ऑप्शन देनी चाहिए, अगर उसकी पॉकेट अफोर्ड करती है वो बिल्कुल चूज़ कर लेगा। सही बात है। तो अभी डॉक्टर साहब मुझे दूसरा तो ये आपको एक बताना है कि एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट आप क्या चीज़ें गवर्नमेंट को सजेस्ट कर पाओ कि करना चाहते हो कि ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है इन नियर फ्यूचर, तो आगे जो अभी की जनरेशन के किड्स है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन दिस जनरेशन जो माल अक्लूजन है वो काफ़ी बढ़ने लगा है, मे बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स और वॉट एवर, पर अभी इज़ इट हाई टाइम कि गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो? बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल माल अक्लूजन बढ़ रही है, ठीक है। उसका बेसिक इशू क्या है? रिफाइंड फूड, क्योंकि हम जो अब खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल रिफाइंड है, रॉ फूड नहीं खाते, उससे जॉ की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, दांत का साइज तो उतना ही है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्राउडिंग होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पॉलिसीज़ इस तरह की ड्राफ्ट करें कि अभी से हम, जब बच्चा एक छोटा है, ठीक है, 6-7 ईयर्स की एज में है, तब भी से हम पेरेंट्स को अवेयर करना शुरू कर दें। अब ये चीज़ ना इवन डेंटिस्ट के साथ भी होती है, ठीक है। हम कंसल्टेशन पर जाते हैं, डेंटिस्ट, पुराने डेंटिस्ट थे, वो पेशेंट को समझाते थे कि नहीं 12-13 साल की उम्र में ब्रेसेस लगवाना जाके, वो इंटरसेप्टिव का कंसेप्ट ही चला गया। हाँ, उस अब बहुत सारी माल अक्लूजन ऐसी हैं कि अगर हम उसको 9 साल या 10 साल में अगर हम उसको इंटरवीन कर दें, तो हमारा ब्रेसेस का टाइम पीरियड बहुत ही कम रह जाएगा और शायद ज़रूरत ही ना पड़े हमें ब्रेसेस की, ठीक है। बहुत सारी माल अक्लूजन ऐसी होती है, क्लास 2 माल अक्लूजन होती है, ठीक है। अगर हम चाहें तो 10-11 साल की उम्र में ग्रोथ मॉडिफिकेशन करके जॉ को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट वो कंसेप्ट ही नहीं दे पा रहे हैं हम, ठीक है। अब पेशेंट बाद में आएगा, आप उसके या तो दांत निकालोगे या सर्जरी की तरफ उसको बोलोगे, ठीक है। तो जो चीज़ हम ग्रोथ से ठीक कर सकते थे एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स, ठीक है ना, तो वो चीज़ हमने लूज कर दी, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट का प्ले आएगा, ठीक है। आपको ओरल हेल्थ सर्विस करने पड़ेंगे स्कूल में, ठीक है ना, आपको टीम्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है, जहाँ आप स्पेशलिस्ट भी रखोगे, जनरल डेंटिस्ट भी रखोगे, जो केरीज के बारे में भी बताएंगे, गम हेल्थ के बारे में भी बताएंगे, माल अक्लूजन के बारे में भी बताएंगे, जो आप अवेयर कर सको कि ये 9-10 साल में भी ट्रीट हो सकता है, क्योंकि सभी को कंसेप्ट वही है कि 12 साल का होगा उसके बाद देखेंगे क्या है। सही बात, ठीक है। तो वो करना गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है इस टाइम पे। ओके। तो डॉक्टर साहब अभी कॉलेजेस के बारे में बात हो जाए, आप तो जानते ही हो अभी उसका हाल क्या है, स्टूडेंट्स का हाल बेहाल है, कॉलेजेस का हाल बेहाल है। तो अकॉर्डिंग टू यू स्टूडेंट को अभी BDS लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वही सबसे पहले क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि हर जितने प्रोविजन स्टोर्स है उतने तो मुझे आजकल डेंटल क्लिनिक्स दिख रहे हैं। तो डू यू फील कि अभी इट्स हाई टाइम कि उसके जो इन्फ्लोज हैं वो कम हो या तो थोड़ा ज़्यादा डिवाइड हो? एंड सेकेंडली कॉलेजेस को आपकी क्या राय रहेगी उस पर? मुझे थोड़ा देखो, अगर हम BDS की बात करें तो मैं कहता हूँ लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, जो कहेंगे कि डेंटिस्ट्री में फ्यूचर नहीं है, ठीक है। मैं खुद कहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डेंटिस्ट्री में फ्यूचर भी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स कम हैं, ठीक है, बट आप अपना स्किल बेस्ड क्लिनिक बिल्कुल खोल सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, वो ये है कि कॉलेज जब वो चूज कर रहे हैं वो ये नहीं देखते कि उसमें पेशेंट है, ठीक है। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा MBBS में तो हुआ नहीं, तो मैं किसी भी XYZ कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेता हूँ और BDS कर लेता हूँ। ये चीज़ बहुत लैग करती है, ठीक है। मैंने बहुत कॉलेजेस देखे हैं जहाँ पर बच्चों ने 2 या 3 RCTs भी नहीं की होती BDS के बाद, वो क्लिनिक कैसे खोलेंगे अपना, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्राइवेट गवर्नमेंट छोड़ दो, ठीक है। आपको मिल रहा है जो मिल रहा है देखो, प्राइवेट मिल रहा है प्राइवेट करो, गवर्नमेंट मिल रहा है गवर्नमेंट करो, बट ये देखो कि क्या वहाँ पेशेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपके कॉलेज में अच्छा पेशेंट है, ठीक है, तो आप स्किल सीखोगे, ठीक है। देखो डेंटिस्ट्री ना नॉर्मल मेडिसिन की तरह नहीं है, ठीक है, कि आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ली,
ठीक है, आपने एक टेबल लगाया और आपने मेडिसिन लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। डेंटिस्ट्री प्योरली स्किल बेस्ड है। अगर आप पेशेंट का दर्द नहीं ठीक कर पा रहे हो तो आपका काम बंद होना ही है। फिर आप यही क्रिप करोगे कि नहीं यार डेंटिस्ट्री में फ्यूचर नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रॉब्लम ये है कि आपने वो स्किल नहीं सीखा जब आपको सिखाया जा रहा था, और सही जगह से सीखने का एक कोशिश भी नहीं की। बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपका कॉलेज इतना होना चाहिए कि जहाँ बहुत अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, ठीक है, ताकि आप मन लगा के वहाँ स्किल सीखने की कोशिश करो तो सीख जाओ, तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। कहीं ना कहीं 10 में से 4 या ऐसे ही कॉलेजेस है जिसमें ढंग के पेशेंट्स हैं, बाकी बस चले जा रहा है चले जा रहा है। बिल्कुल, अब किसी एक गांव में जाके आप कॉलेज खोल देंगे आउटस्कर्ट्स में, ठीक है ना, तो वहाँ पेशेंट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये आउटस्कर्ट्स का क्या मामला है, मतलब ये मुझे लग रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज को कॉपी किया सबने, ठीक है ना, जिस तरह इंजीनियरिंग सस्ते कॉलेज में कहीं पे बना दो और हर गली नुक्कड़ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, वैसे ही अब डेंटल का हाल होता जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पेशेंट्स नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह के कॉलेज से दूर रहना चाहिए, सिंपल, ठीक है। आप अगर एमडीएस कर रहे हो, आप बीडीएस कर रहे हो, पहले देखो कि वहाँ अच्छा नंबर ऑफ पेशेंट्स है, वहाँ की फैकल्टी ऐसे तो नहीं है कि महीने में एक बार आ रही है, हाँ, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पेशेंट है सब कुछ है, फैकल्टी ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, अगर आपको इस तरह का कॉलेज नहीं मिल रहा तो आई वुड से ड्रॉप कर लो या कुछ और कर लो, ठीक है, रेदर देन स्पेंडिंग 5 years एंड देन डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद आप भी यही बोलोगे यार डेंटिस्ट्री मैंने गलत कर ली, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो अच्छे कॉलेज से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कॉलेजेस को राय? कॉलेजेस को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो करिकुलम है ना आज भी, ठीक है, वो बहुत प्रिमिटिव चल रहा है, ठीक है। मैंने खुद काफ़ी कॉलेजेस में भी टीच किया है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि आज भी जब, ठीक है, बच्चा शुरू कर रहा है तो आप उसको कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस पकड़ा रहे हो एक कैविटी कट करने के लिए, ठीक है। बट जब बच्चा इंटर्नशिप में, वो भी कॉन्ट्रा एंगल से लगा हुआ है काटने, ठीक है। अब जब वो क्लिनिक खोलेगा उसको एयर होल्डर पकड़ना है, हाँ, ठीक है। तो वो चीज़ आप कॉलेज में क्यों नहीं इनकलकेट कर रहे हैं, ठीक है। लूप्स हैं, लूप्स की किसी को ट्रेनिंग नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। वो कोर्स कर रहे हैं बच्चे 50-50 हज़ार रुपये खर्च के बाद में, क्यों नहीं वो हम कॉलेज के करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इम्प्लांट्स है, ठीक है। अलाइनर्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अलाइनर्स है, बेसिक्स ऑफ माल ओक्लूजन कि आपने डायग्नोस कैसे करना है। अब एक जनरल डेंटिस्ट अगर मुझे बुला रहा है, ठीक है, अगर वो मुझे यही नहीं बता पा रहा है कि डॉक्टर साहब ये केस है, तो मैं जाके क्या बात करूँगा पेशेंट से, ठीक है। उसको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, वो मुझे केस समझा सके कि सर ये माल ओक्लूजन है। और सेकंड चीज़ क्या है कि जो जनरल डेंटिस्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पेशेंट से, ठीक है। जब आपके पास एक पेशेंट आ रहा है माल ओक्लूजन का, तो आप उसको कुछ बेसिक तो समझा पाओ ना। सही बात है। ठीक है, तो बहुत नई चीज़ें हैं, रबर डैम है, ठीक है। मुझे नहीं लगता रबर डैम किसी बीडीएस ने करा होगा अपने कॉलेज टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जब अपने करिकुलम में नहीं डाल पा रहे हैं तो बच्चा बाद में क्यों करेगा, फिर वो कोर्स करता रहता है बस। कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि फाइनेंसेस मैनेज करने का भी एक इंटर्नशिप में या फाइनल ईयर में होना चाहिए। बिल्कुल, हल्का सा आप महीने में एक पीरियड रखो, बताओ पूरा कि फ्रॉम सेटिंग अप अ न्यू क्लिनिक टू लेके आपका रनिंग सक्सेसफुल या क्लिनिक का कैसा एक रहता है। हम जब क्लिनिक खोलते हैं हमको कंप्रेसर का क्या है इम्पोर्टेंस, कैसे उसको मेंटेन करना है, वो भी नहीं आता। बिल्कुल। इसके साथ में मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें, एक फाइनेंसेस, चेयर कैसे काम करती है, उसको कैसे रिपेयर करना है थोड़ा बहुत, ठीक है। आपका एक पेशेंट आया है, ठीक है, आप उसका काम कर रहे हो, चेयर बंद होगी तो आप ये थोड़ा ना वेट करोगे टेक्नीशियन आएगा 4 घंटे बाद फिर आप पेशेंट को काम सही बात करोगे। है। बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है जो हम लैक करते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ, जिसके बारे में कभी नहीं सिखाया जाता कॉलेज में, ठीक है। आपने पेशेंट से किस तरह से बात करनी है, ठीक है, ये भी तो आना चाहिए ना। हमारे टीचर्स कहते थे कि पेशेंट को स्किल तो तब दिखाओगे ना जब वो बैठ के मुंह खोलेगा आपकी चेयर पे, ठीक है। तो वो वहाँ से लेके आना वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने भी ज़रूरी हैं कि आपको पेशेंट से बात कैसे करनी है, उसको कन्विंस कैसे करना है, उसको कैसे गाइड करना है आपने, वो चीज़ें कोई नहीं सिखाता है कॉलेज में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डेंटल कॉलेजेस को ये चीज़ें अब इनकलकेट कर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कनेश, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एंड मैं तो मतलब उम्मीद करूंगा कि हर साल हमारा ये पॉडकास्ट हो और हर साल आप ऐसे ही अपने नए नए टॉपिक्स और अच्छे अच्छे डिस्कशंस हम आके करें। एंड बस थैंक यू सो मच अगेन, एंड फ्रॉम 32 दांतों की सेवा एंड एयूसी डेंटल लिमिटेड से आपका वेलकम एंड थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो मैं हूं आपका इस पॉडकास्ट का होस्ट डॉक्टर वर्धमान डगली, CMO ऑफ AUC डेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम याद नहीं है। ये क्या है, भूल जाता हूँ यार। ठीक है, हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो।
हेलो एवरीवन। सो मैं हूं इस पॉडकास्ट का होस्ट डॉक्टर वर्धमान डगली, CMO ऑफ AUC डेंटल केयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। एंड अभी आज हमारे साथ है डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल, द CEO क्या वो सोच रहे होंगे कि मेरा पोजीशन दे दिया। ओके, अभी यहाँ से चलो, अभी मेरे सामने है डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल। ये सेंटर में देना है उधर देना है? उधर ही दो। ओके, हाँ। सेंटर में देना है। मेरा साथ है डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर एम ऑफ AUC मैनेजिंग डेंटल केयर सॉल्यूशंस प्राइवेट सॉल्यूशंस लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, को-फाउंडर ऑफ 32 दांतों की सेवा। ठीक है। स्टार्ट। तो अभी मैं डायरेक्ट कनिष्क का ही बोल रहा हूँ। अभी लास्ट करो, ये था आज का पॉडकास्ट और इधर इधर अवेलेबल होगा। स्पॉटिफाई, ट्यून इन रहिए। स्पॉटिफाई, एप्पल, एप्पल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एप्पल के बाद कुछ होगा ना? एप्पल पॉडकास्ट, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। ठीक है। 3, 2, 1 गो। और आज के कट और आज का पॉडकास्ट और आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट आपको अवेलेबल रहेंगे स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। सो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर पॉडकास्ट। थैंक यू। हाँ, ए वाड़ू पाछू करूँ। हाँ, ए फंबल थी। वो करना उसमें, और डू स्टे कनेक्टेड बिकॉज़ द फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री इज हियर। ये अपना टैगलाइन है। स्टार्ट। So do stay connected because the future of dentistry is here. It's feeling gritty, gritty. Yeah, yeah. It's getting tricky, tricky. It's getting tricky in here. Oh.